वेलकम टू जैरप जोन में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। की कॉन्सेप्ट की सीरीज में आज की वीडियो में हम डिसेप्शन इन रिसर्च को कवर करेंगे। अर्थात शोध प्रक्रिया में भी या शोध के दौरान कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं जिसको आप धोखे के रूप में ले सकते हो एक्चुअल में। ये जो डिसेप्शन होता है ये एक राइट इंटेंशन के साथ होता है, सही इंटेंशन के साथ होता है। गलत इंटेंशन के साथ हम डिसेप्शन नहीं करते हैं। कई बार शोध के दौरान ऐसी मजबूरियां भी होती हैं, ऐसी संगतियां भी होती है जहां पे हमको डेटा के दौरान, कलेक्शन के दौरान डिसेप्शन करने की आवश्यकता पड़ती है। हमें सही चीज को फाइंड आउट करने के लिए, सही कंक्लूजन तक जाने के लिए, ट्रू नॉलेज तक जाने के लिए डिसेप्शन करना पड़ता है। हालांकि जब हमारा कार्य हो जाता है तो जो पार्टिसिपेंट्स होता है, पार्टिसिपेंट को इस बात को हम बतला देते हैं कि भाई आपके साथ डिसेप्शन हुआ था, वास्तविक चीज ये नहीं थी, वास्तविक चीज ये है। तो आज की वीडियो में हम इसी को कवर करेंगे। जून 2024 के एग्जामिनेशन को देखेंगे, दिसंबर 2024 के एग्जामिनेशन को देखेंगे। तो आपसे रिसर्च में डिसेप्शन से संबंधित सवाल इनपुट किए हैं जिसको हमने वीडियो के लास्ट में ऐड ऑन भी किया है। तो आइए आज के सेशन को शुरू करते हैं और समझते हैं कि रिसर्च में डिसेप्शन क्या होता है। डिसेप्शन एक टेक्नोलॉजीज है जिसको मार्कर सही काम नहीं कर रहा है क्या? Deception in research when participants are deliberately misinformed और कंसील्ड अबाउट द एक्चुअल पर्पस। ठीक है, जब ये क्या करता है, जो पार्टिसिपेंट्स जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट्स को क्या करता है, वो रिसर्च के उसको वास्तविक उद्देश्य अथवा वास्तविक जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी देता है। या आप कह सकते हो कि जो शोध के बारे में कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको वो छुपा लेता है। ठीक है, शोध प्रक्रिया के दौरान कुछ फैक्ट्स ऐसे छुपा लेता है। वास्तविक तो ये है कि भाई जो आपके शोध कार्य में पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं डेटा के रूप में, आप उनसे शोध के बारे में, शोध के लाभ के बारे में, हानि के बारे में और इस शोध से क्या फाइंड आउट होने की संभावना है इसके बारे में एक मोटी जानकारी दे देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिसर्चर है वो पार्टिसिपेंट्स को क्या कर रहा है, डिलिबरेटली मिस इन्फॉर्म कर रहा है अथवा भाई जो हमारे शोध का उद्देश्य है एक्चुअल में उसको नहीं बतला रहा है, जानबूझकर उसको गलत जानकारी दे रहा है, जानबूझकर उससे कुछ फैक्ट छुपा रहा है। इसी को हम डिसेप्शन बोलते हैं। हालांकि ये जो फैक्ट छुपा रहा है, ये जो जानबूझकर गलत जानकारी दे रहा है, ये गलत इंटेंशन से नहीं किया जाता है, इसको एक सही इंटेंशन के साथ किया जाता है। कुछ एक मनोवैज्ञानिक शोध होते हैं जहां पर ये आवश्यक हो जाता है कि भाई पार्टिसिपेंट को हम सही जानकारी ना दें। लेकिन इसके बाद भी जो कुछ नैतिक दिशा निर्देश होते हैं, इथिकल गाइडलाइंस होती हैं, उनको हम ध्यान में रख के ही डिसेप्शन करें। जो डिसेप्शन आप कर रहे हैं वो आईआरपी द्वारा अप्रूव्ड भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये है डिसेप्शन जिसमें हम जानबूझकर पार्टिसिपेंट से गलत जानकारी देते हैं या सही जानकारी जानबूझकर उनको हम नहीं देते हैं। ठीक है, कई एक फैक्ट्स छुपा लेते हैं, हालांकि इसको हम सही इंटेंशन के साथ करते हैं। अगर आप टाइप ऑफ डिसेप्शन पे जाओगे तो पहला जो टाइप मिलेगा आपको एक्टिव डिसेप्शन मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, जो शोधकर्ता होता है, जो रिसर्चर होता है, जानबूझकर पार्टिसिपेंट को झूठी जानकारी देता है, फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे पार्टिसिपेंट को बोलता है कि भाई आपका जो आईक्यू टेस्ट लिया गया था वो आईक्यू टेस्ट असफल रहा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है, लेकिन हमने उसको जानबूझकर बताया कि आपका आईक्यू टेस्ट असफल रहा। या मान लीजिए प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने वीडियो डाली थी। आप किसी पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट्स को क्या करते हो, शुगर पिल दे देते हो। ठीक है, शुगर पिल देते हो, ऐसे में आप उसको ये नहीं बताते हो कि ये नकली दवा है, ये एक मीठी टैबलेट है, केवल आपको ये बतलाते हो कि ये वास्तविक दवा है। ठीक है, एक नकली दवा देकर यह बताना कि ये एक वास्तविक दवा है, इसमें भी तो डिसेप्शन हो रहा है ना। आप उसको सही चीज कहाँ बतला रहे हो? अगर इस तरह की गतिविधियां शोधार्थी करता है, रिसर्चर करता है पार्टिसिपेंट्स के साथ, उसको हम एक्टिव डिसेप्शन की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट ऑन है पैसिव डिसेप्शन। इसको ओमिशन डिसेप्शन के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में इसको निष्क्रिय धोखा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जो रिसर्चर होता है वो पार्टिसिपेंट से कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी को छुपा लेता है, उनसे सीधे झूठ नहीं बोलता है, उनसे डायरेक्टली ये नहीं बताता है कि मैंने ऐसे किया है,
उनसे सीधे झूठ नहीं बोलता है, लेकिन उनके गैर जानकारी में कुछ एक फैक्ट्स को क्या कर लेता है, छुपा लेता है। या कई टाइम होता है कि आपको बताता नहीं है वो कि आपको रिकॉर्ड किया जा रहा है, इसमें भी तो जानकारी छुपाई गई ना, लेकिन वो उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। कई टाइम जो स्टडी है आप कर रहे हो, स्टडी के जो उद्देश्य हैं उनको कंप्लीटली ना बता के हम उसको आंशिक जानकारी दे देते हैं, छोटी जानकारी देते हैं, कम जानकारी देते हैं, उसके बारे में प्रॉपरली उसको नहीं बताते हैं। तो वहां पे जो डिसेप्शन होता है पार्टिसिपेंट्स के साथ, वो पैसिव डिसेप्शन होता है, ओमिशन डिसेप्शन होता है, निष्क्रिय धोखा होता है। तो पार्टिसिपेंट डायरेक्टली उससे झूठ नहीं बोलता है, सीधे झूठ नहीं बोलता है, लेकिन कुछ एक फैक्ट्स छुपा लेता है, उसको हम पैसिव डिसेप्शन की कैटेगरीज में रखते हैं। अच्छा, इसको हम यूज ही क्यों करते हैं? कई टाइम ऐसा होता है भाई, जब हम वास्तविक उद्देश्य बताने से शोध के परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। अगर उसको हम एक्चुअल ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, पार्टिसिपेंट को एक्चुअल हम उद्देश्य अपना बता रहे हैं, तो जो हमारे परिणाम आने हैं वो परिणाम प्रभावित हो जाएंगे। वो क्या करेगा, वो फिर हाथोर्न इफेक्ट, मतलब कि उसके ऊपर हाथोर्न इफेक्ट देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि वो अपने व्यवहार को ही चेंज कर लेगा। जब व्यवहार को चेंज कर लेगा तो ऐसे में जो प्रभाव आने चाहिए वो प्रभाव नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे मान लो कि प्राइमरी स्कूल की हालत खराब है यूपी में, तो आप क्या कर रहे हो, टीचर का ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हो कि उनकी दिन भर की प्रक्रिया क्या होती है। अगर आप उनको बता दोगे कि आप ऑब्जर्वर के रूप में आए हो और उनकी गतिविधि को क्या कर रहे हो, मीजर कर रहे हो, अवलोकन कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे, वो अपने व्यवहार को चेंज कर देंगे। ऐसा लगाएंगे कि बहुत अच्छे टीचर है, टाइम टू टाइम आएंगे, पढ़ाएंगे, क्लास लेंगे तब। लेकिन जैसे ही आपका ऑब्जर्वेशन पीरियड खत्म होगा फिर से वो वैसा ही करने लगेंगे। तो आप तो गए थे टीचर का वास्तविक अवलोकन करने, उनकी क्रियाविधि का, उनकी कार्य प्रणाली का, उनके पढ़ाने के तौर तरीकों का, लेकिन पता तो नहीं चल पाया क्योंकि आपने उनको बता दिया था। तो यहाँ पे आपको पार्टिसिपेंट के साथ थोड़ा सा डिसेप्शन करते बनता है। आपका जो इंटेंशन होता है वो इंटेंशन सही होता है, ठीक है। तो इस ऐसी सिचुएशंस में आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है, जहां वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करना होता है वहां भी हम डिसेप्शन करते हैं। वास्तविक व्यवहार तो वही हुआ ना कि जो वो साल भर कर रहे हैं, जिसलिए स्कूल की हालत खराब हो गई है, टीचर नहीं पढ़ाना चाहता या बच्चा नहीं पढ़ना चाहता, क्या काज है, वास्तविक बिहेव को जानना है, वास्तविक एक्टिविटीज को जानना है, तो वहां पे हम डिसेप्शन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑन इथिक्स ऑफ डिसेप्शन, भाई इसकी भी इथिक्स है। फर्स्ट को डीप ब्रीफिंग बोला जाता है। डीप ब्रीफिंग अनिवार्य है। शुरुआत में मैंने आपको बोला कि हम पार्टिसिपेंट्स के साथ डिसेप्शंस तो करते हैं, लेकिन जब हमारी स्टडी कंप्लीट हो जाती है तो हम पार्टिसिपेंट को ये बात बतलाते हैं कि आपके साथ डिसेप्शन किया गया था, वास्तविक उद्देश्य हमारा ये नहीं था, वास्तविक उद्देश्य हमारा ये था। इसी को बोला जाता है डीब्रीफिंग। अध्ययन के अंत में, स्टडी के अंत में प्रतिभागियों को शोध का वास्तविक उद्देश्य, उसकी प्रक्रिया और उसके परिणाम के बारे में पूरी जानकारी देना ही क्या कहलाता है, डीब्रीफिंग कहलाता है। धोखे का उपयोग या डीब्रीफिंग का उपयोग या डिसेप्शन का उपयोग हम कहें कि तभी किया जाना चाहिए जब कोई वैकल्पिक तरीका आपके पास उपलब्ध ना हो। अगर वैकल्पिक तरीका है तो आप डीब्रीफिंग ना करिए, ये इथिक्स से बोलता है, ठीक है। अब भाई जो शोध में इथिक्स कार्य करती है या उसकी नियमावली है भाई, वो इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड IRB द्वारा अनुमोदित की जानी चाहिए, ठीक है। तो इथिक्स को ध्यान में रखकर ही आप क्या करेंगे, डिसेप्शन करेंगे। अब तो एक टर्म था डीब्रीफिंग, जिसमें आप पार्टिसिपेंट्स को शोध का वास्तविक उद्देश्य, प्रक्रिया और परिणाम की जानकारी देंगे स्टडी के लास्ट में। एक दूसरा टर्म होता है डीहॉक्सिंग। डीहॉक्सिंग कहने का मतलब यह है कि जो पार्टिसिपेंट हैं उनको यह समझाना कि उन्हें जो भ्रामक जानकारी दी गई थी वह सच नहीं थी। आप डीहॉक्सिंग को डीब्रीफिंग का एक भाग कह सकते हो, अर्थात एक्चुअल में केवल उसी बात पर फोकस करना, ब्रॉडली उसे मतलब कि शोध के उद्देश्य के बारे में, उसके आउटकम के बारे में, शोध की प्रोसेस के बारे में, प्रक्रिया के बारे में कंप्लीटली हम यहाँ नहीं बताते हैं। डीहॉक्सिंग में केवल हम उतनी जानकारी देते हैं जहां पर एक्चुअल पॉइंट पे उससे डिसेप्शन किया गया है, जहां पे उसको भ्रामक जानकारी दी गई थी, गलत जानकारी दी गई थी, केवल उतनी ही बात को हम बतला देते हैं, भाई देखो ये सही नहीं था, ये सच है, ठीक है। मतलब उसको धोखे से आप हटा देते हैं। जब तक अभी तक वो धोखे में जी रहा है ना कि मेरे साथ तो ऐसा नहीं है, लेकिन एक्चुअल में उसके साथ ही ऐसा है,
तो डीहॉक्सिंग का मतलब है कि केवल उस विशेष भाग पर फोकस करना जहां पर पार्टिसिपेंट्स को कुछ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी, उसको भाई उसके मन की बातों को भाई ये बतला देना कि धोखा नहीं हुआ है। ठीक है, प्रतिभागियों को यह विश्वास दिलाना कि उनके साथ छल नहीं हुआ था। ये तो मेरे स्टडी का उद्देश्य था और इस उद्देश्य से मैंने ऐसा किया। अगर उन्हें यह बताया गया था कि वे असफल हो गए तो उन्हें बताना यह गलत था। जैसे आपको बताया गया कि आप परीक्षा में, जैसे यूजी नेट का रिजल्ट आया तो आपको बताया गया कि आप असफल हो गए हो, तो 2 दिन बाद आप उस चक्कर में रिजल्ट ही अपना नहीं देखे, 2 दिन बाद बताएं अरे तुम तो यार यूजी नेट पास हो गए हो। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वहां पे तो हमने डिसेप्शन किया, अब उसको हम बतला रहे हैं नहीं भाई जो बतलाए थे वो गलत था। ठीक है, तो डीब्रीफिंग ये जो डीहॉक्सिंग है वो डीब्रीफिंग का एक हिस्सा है। डीब्रीफिंग की तरह पूरी प्रक्रिया को यहाँ पे पार्टिसिपेंट को बतलाना नहीं होता है। तो डीब्रीफिंग और डीहॉक्सिंग में थोड़े से डिफरेंस है। यहाँ पे हम पूरी व्यापक जानकारी देते हैं पार्टिसिपेंट को शोध के बारे में, यहाँ पे केवल हम संकीर्ण जानकारी देते हैं, सिर्फ धोखे को ही उसके मन से हटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भाई शिक्षण, नैतिक जवाबदेही, मनोवैज्ञानिक सहायता, सब ये हमारे मोटिव्स होते हैं। यहाँ पर केवल ये सुनिश्चित करना होता है कि जो हमारा पार्टिसिपेंट्स है वो अब भी भ्रम में ना रहे, अब वास्तविक सच्चाई वो जान जाए। ठीक है, अनिवार्यता होती है सभी शोधों में, चाहे धोखा हुआ हो या ना हुआ हो, आपको डिब्रीफ करना होता है। यहाँ पे केवल धोखे वाले शोधों में ही आपको डीहॉक्सिंग के स्टेटमेंट देने होते हैं। ठीक है, तो दोनों ही जो रिसर्च इथिक्स हैं उसके अनिवार्य भाग होते हैं, खास करके तब जब एक्चुअल में डिसेप्शन हुआ है। ठीक है, तो ये बातें थी डिसेप्शन से संबंधित। कंक्लूजन में बच्चा आप कह सकते हो कि जो रिसर्च है मस्ट बी डन केयरफुल्ली एंड अकॉर्डिंगली टू इथिकल गाइडलाइंस। शोध को हम इथिकल गाइडलाइन के अनुसार ही केयरफुल्ली डन करें। ठीक है, इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव डिसेप्शन पार्टिसिपेंट्स राइट मस्ट बी रेस्पेक्टेड। चाहे आप एक्टिव डिसेप्शन करो चाहे पैसिव डिसेप्शंस करो, लेकिन पार्टिसिपेंट्स के राइट्स को आपको आदर करना है। और लास्ट में एंड ऑफ द स्टडी आपको डीब्रीफिंग करनी है, ये बतला देना है भाई कि वास्तविकता ये चीज है। ठीक है, तो ये हुआ कंक्लूजन। उम्मीद करता हूं बातें समझ आई होंगी। देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका जून 2024 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कह रहा है कि भाई जो रिसर्चर है टेल्स participants falsehoods about the research session in the order to mislead them। मतलब कि एक शोधकर्ता प्रतिभागियों को गुमराह करने के उद्देश्य से क्या करता है, एक शोध सत्र के संबंध में कुछ असत्य बोल देता है, जानबूझकर बोल रहा है। तो गुमराह करने का उसका उद्देश्य है, तो ये क्या कर रहा है, कौन सा प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, वो एक्टिव डिसेप्शन कर रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है the process of informing research participants about any misconceptions or deception। रिसर्चर क्या कर रहा है, पार्टिसिपेंट को किसी एक मिसकंसेप्शन अथवा डिसेप्शन, धोखे के बारे में क्या कर रहा है, उसको बतला रहा है कि भाई स्टडी में ये हुआ था। ठीक है, तो किसी भ्रामकता अथवा छल के बारे में बताने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। कह रहा है कि एनी मिसकंसेप्शन अथवा डिसेप्शन, ठीक है, केवल धोखे के बारे में बतलाने की बात है। जहां पे गलत हुआ है एक्चुअल में, जहां पे उसको गलत जानकारी दी गई है, कुछ फैक्ट छुपाए गए हैं, केवल उसी के बारे में बतलाने की बात की गई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डीहॉक्सिंग होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा डीहॉक्सिंग। तो कुछ इस तरीके से आपसे रिसर्च एप्टीट्यूड में डिसेप्शन से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस सेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एग्जाम नजदीक है, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बीच बीच में आते रहेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।